नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हिंदी पत्रकारिता विषय पर चर्चा करेंगे और हमने प्रयास किया है इस विषय को आप एक बैठक में कंप्लीट करें। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी नगेंद्र की पुस्तक को सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे हैं और आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर 9 के अंतर्गत होगा, जो कि सभी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। साथ में आप यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार ये गुजारिश की है कि थंबनेल या परीक्षाओं के दृष्टिकोण से न पढ़ें, बल्कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस चैनल से जुड़े। हिंदी पत्रकारिता की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इसकी शुरुआत कब से हुई होगी। इसकी शुरुआत तब से हुई जब प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि जगह जगह पर खोले जा रहे थे, तब से धीरे धीरे इसका उभार हुआ। तो इस इतिहास के साथ हम शुरू से लेकर अंत तक तथ्यात्मक दृष्टिकोण से आप सभी से चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कहानी की तरह आपके दिमाग में सभी तथ्य मौजूद हो जाएं। भारतवर्ष में मुद्रण यंत्र स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को है। सन 1550 में उन्होंने 2 मुद्रण यंत्र मंगवाकर धार्मिक पुस्तकें छापनी आरंभ की। आप देख रहे हैं कि शुरुआत में जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई तो स्थापना करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है और उन्होंने 2 प्रेस की स्थापना की और स्थापना करने के बाद धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करना शुरू किए। यानी कि सबसे पहले उन्होंने धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन किया। 1674 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंबई में मुद्रण कार्य आरंभ किया गया। 18वीं शताब्दी में मद्रास, कलकत्ता, हुगली, बंबई आदि स्थानों में छापे खाने स्थापित हुए। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो भी प्रिंटिंग से संबंधित काम हुए मद्रास से हुए, यानी जिसको चेन्नई भी हम कर सकते हैं, कलकत्ता, कलकत्ता के आसपास ही हुगली और मुंबई, 4 जगहों पर छापे खाने खुले या स्थापित किए गए। इसके बाद अंग्रेजों और मिशनरियों ने समाचार पत्र निकाले, लेकिन अपने देश के संदर्भ में पत्र निकालने की पहल राजा राममोहन राय ने की। यानी कि जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, पहले धार्मिक किताबें प्रकाशित की गईं, इसके बाद समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया। और प्रयास किन लोगों ने किया? अंग्रेजों ने किया और जो भी मिशनरियां थी उन्होंने किया। लेकिन जब अपने देश की बात आए, भारत की बात आए, तो सबसे पहले पत्र निकालने की कोशिश राजा राम मोहन राय ने की। 1821 ईस्वी में उनके सहयोग से संवाद कौमुदी, यानी कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक बंगला पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी का संपादन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था और बंगला भाषा में था। इसके पहले ही श्रीरामपुर मिशन के तत्वाधान में 2 पत्र प्रकाशित हो रहे थे, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। यानी कि जब संवाद कौमुदी उन्होंने लिखने का प्रयास किया, उसके पहले से ही श्रीरामपुर, ये भी प्रिंटिंग प्रेस एक स्थान रहा, वहां से समाचार दर्पण और दिग्दर्शन नाम से 2 पत्र प्रकाशित हो रहे थे। अब इनके जवाब में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से 2 पत्र निकले, जाम ए जहानुमा और मीरत उल अखबार। तो फारसी भाषा में, बांग्ला में पत्र निकालने का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। बंबई से गुजराती प्रेस के तत्वाधान में सन 1822 ईस्वी में बॉम्बे समाचार निकलना आरंभ हुआ। द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजा राम मोहन राय जैसे प्रगतिशील व्यक्तियों ने सन 1830 ईस्वी में बंगदूत पत्र की नींव डाली। कई जगहों पर बंगदूत का प्रकाशन वर्ष 1829 भी है, यहाँ पर नगेंद्र की पुस्तक में 1830 ईस्वी दिया हुआ है। तो जब हम
हिंदी के पहले पत्र की बात करेंगे तो उसके कुछ वर्षों बाद बंगदूत पत्र निकला, जिसमें 3 लोगों का नाम बताया गया। सबसे पहले तो नाम आता है राजा राम मोहन राय का, लेकिन इसके पहले इसी में नाम जुड़ जाता है द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर का भी। 1830 ईस्वी के अंत तक कलकत्ता से 3 बंगला दैनिक, 1 त्रिसाप्ताहिक, 2 अर्ध साप्ताहिक, 7 साप्ताहिक और 1 मासिक पत्र प्रकाशित हो रहे थे। यानी कि 1830 ईस्वी के आसपास में जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं तो 2026 चल रहा है, यानी कि आप देखेंगे कि लगभग 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो कलकत्ता पत्र पत्रिकाओं का केंद्र था। दैनिक पत्र हो, द्विपाक्षिक या त्रिसाप्ताहिक पत्र हो, अर्ध साप्ताहिक पत्र हो, ठीक है, मासिक पत्र हो, सबके शुरुआती प्रकाशन कलकत्ता से हुए। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड 1826 कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। इसके बाद कलकत्ता से ही प्रजामित्र 1834 में प्रकाशन होने लगा। हिंदी का दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर सेन के संपादन में कलकत्ता से निकला। तो आप देख रहे हैं शुरुआती दौर में जितने भी पत्र निकल रहे हैं सभी कलकत्ता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदी का पहला पत्र हो चाहे हिंदी का दैनिक पत्र हो, सभी का प्रकाशन कलकत्ता से ही हुआ। अब यहाँ पर उदंत मार्तंड के संपादक का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप सभी के दिमाग में जरूर छप गया होगा कि कौन है। हाँ, दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण का जरूर संपादक दिया गया, उसका नाम दिया गया है श्याम सुंदर सेन। एक तो है श्याम सुंदर दास, लेकिन ये कौन है? श्याम सुंदर सेन है, जिन्होंने की हिंदी का दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण 1854 में प्रकाशित किया और कलकत्ता से ये पत्र निकला। भारतेंदु के उदय के पूर्व पत्र पत्रिकाओं के विकास का प्रथम दौर पूरा हो चुका था। पत्र पत्रिकाओं का संबंध सीधे जन जागरण से। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भारतेंदु का उदय हो रहा था, यानी कि आप देखेंगे 1850 से पहले का जो समय था, उस समय भी पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ, जिसमें आपने देखा उदंत मार्तंड, इसके बाद आपने देखा प्रजामित्र, ठीक है, और बंगला में निकल रहा था। तो पत्र पत्रिकाओं का जो प्रथम दौर था वो भारतेंदु के पहले का था और उसका संबंध किससे था? सीधे सीधे जन जागरण से था। लोगों को प्रेरित करने के लिए पत्र निकाले जा रहे थे। जन जागरण का केंद्र कलकत्ता नगर था। ये भी आपने देखा कि जितने भी पत्र निकले सब कलकत्ता से निकल रहे थे और सही मायने में हिंदी पत्रकारिता का आरंभ वहीं से हुआ, यानी कि कलकत्ता से हुआ। अगर हम इसे उत्थानों में बांटकर देखें तो प्रथम उत्थान का जो समय है 1826 से 1867 ईस्वी है। इस बीच कुछ पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई जिनका कि विवरण यहाँ पर दिया गया है। उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से निकलता था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बैठक में आप कम से कम 4 तथ्यों को ध्यान में रख रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते तो संपादक का नाम लिखते, लेकिन क्यों नहीं आप सभी वीडियो को देखते हुए खुद से भी बात करें। जैसे मैंने कहा उदंत मार्तंड, तो आपके दिमाग में इसके संपादक का नाम आ जाना चाहिए। 1826 साप्ताहिक, ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उदंत मार्तंड किस टाइप का पत्र था, तो साप्ताहिक था, 7 दिन पर निकलता था और ये भी माना जाता है कि ये मंगलवार के दिन प्रकाशित होता था। कहां से निकलता था? कलकत्ता से। बंगदूत 1829 साप्ताहिक था, कलकत्ता से निकलता था। प्रजामित्र 1834 साप्ताहिक था, कलकत्ता से निकलता था। बनारस अखबार 1845 साप्ताहिक था, बनारस से निकलता था। तो बनारस अखबार के नाम से जगह का नाम क्लियर हो जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि साप्ताहिक है और 1845 में निकलता था। संपादक का नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को आपको दौड़ाना चाहिए। उदंत मार्तंड की तरह ही मार्तंड नाम का एक अखबार निकला 1846 ईस्वी में, साप्ताहिक था, ये भी कलकत्ता से निकला। मालवा अखबार 1849 में साप्ताहिक था, मालवा से निकला। सुधाकर अखबार निकला, सुधाकर पत्र निकला 1850 में, साप्ताहिक था,
काशी से निकल रहा था। और जब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ा होगा तो इसमें आप जान रहे होंगे कि ये किसी के विरोध में निकला हुआ था। सुधाकर अखबार जो था वो एक तरीके से प्रतिक्रिया में निकला हुआ था। और किसके प्रतिक्रिया में था ये आपके दिमाग में आ गया होगा। बुद्धि प्रकाश नाम का जो अखबार निकला यानी पत्र निकला 1852 में, साप्ताहिक था, आगरा से निकलता था। तो ये जगह आपको ध्यान में रखना है, बुद्धि प्रकाश आगरा से प्रकाशित होता था। समाचार सुधावर्षण 1854 में दैनिक पत्र था, कलकत्ता से निकलता था और श्याम सुंदर सेन थे इसके संपादक। प्रजा हितैषी 1855 में प्रकाशित हुआ, आगरा से निकलता था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति इसका प्रकाशन कर रहे थे, जो कि हिंदी उर्दू विवाद में भी उनका नाम हम याद रखते हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन 1865 में बरेली से हुआ। ठीक है। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1866 में प्रकाशित हुई, मासिक पत्रिका थी और लाहौर से इसका प्रकाशन हो रहा था। तो आप देख रहे हैं कि जब इसका प्रकाशन हो रहा था तो लाहौर और भारत बहुत अंतर नहीं था, लेकिन अब आप देखेंगे कि ये एक तरीके से विदेश से प्रकाशित होने लगा। अगर इस हिसाब से देखें तो वृत्तांत विलास 1867 मासिक था और जम्मू से प्रकाशित हो रहा था। तो 1826 से लेकर 1867 के बीच जो कि प्रथम उत्थान था, उसमें लगभग 13 पत्रिकाएं हैं जिनको कि आपको ध्यान रखना है। उसमें से ज्यादातर पत्रिकाएं कलकत्ता से प्रकाशित हुई और कुछ बनारस से हुई, मालवा से, ठीक है, फिर आगरा से, बरेली से, लाहौर और जम्मू से हुई। अगर हम आगे बात करें, इसी बीच 1867 जब आ गया तो कहीं न कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी उदय हो चुका है। भारतेंदु का स्थान हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अन्यतम है। उन्होंने हिंदी के प्रत्येक अभाव को दूर करने की पूरी कोशिश की। कवि सुधा वचन के प्रकाशन से लेकर भारतेंदु के अस्त होने तक, यानी कि उनका जब युग खत्म हुआ तब तक हिंदी पत्रकारिता का विकास दूसरा उत्थान, यानी कि दूसरा उत्थान 1868 से 1885 के बीच माना जाता है। ठीक, तो इसमें भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाएं भी आ जाती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल में जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई उनका भी एक हम संक्षेप में विवरण देख सकते हैं। जैसे कवि वचन सुधा जो मासिक पत्रिका थी, पाक्षिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। इसमें बड़ा आप देख रहे हैं कि वैविध्य है। कवि वचन सुधा मासिक रही, फिर पाक्षिक रही, फिर साप्ताहिक रही। तो 3 विकल्प तो यहीं पर बन जा रहे हैं। अगर आप एग्जाम में जाएंगे पूछा जा सकता है कि कवि वचन सुधा किस टाइप की पत्रिका नहीं थी। ठीक है, तो कुछ आ जाएगा उसमें अर्धवार्षिक, वार्षिक, इस टाइप से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी और साप्ताहिक भी थी। 1868 में प्रकाशन शुरू हुआ और काशी से इसका प्रकाशन हो रहा था। जगत समाचार 1869 में साप्ताहिक आगरा से प्रकाशित हुआ। सुलभ समाचार 1871 में साप्ताहिक था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। बिहार बंधु 1871 में मासिक था, बांकीपुर से इसका प्रकाशन हो रहा था। चरणाद्रि चंद्रिका 1873 में साप्ताहिक था, बनारस से प्रकाशित हो रहा था। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में मासिक था, बनारस से प्रकाशित हो रहा था। बाला बोधिनी 1874 में मासिक था और बनारस से एक पत्रिका प्रकाशित हो रही थी। तो अभी हमने जिन 3 पत्रिकाओं को पीले कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। ठीक, अब ध्यान रखना कि ये वो दौर है 1873 जिसमें कहा गया कि हिंदी नए चाल में ढली। हिंदी नए चाल में ढली, ये नारा लगना शुरू हो चुका था। ठीक है, 1874 के बाद एक और पत्र आया भारत बंधु, जिसका प्रकाशन 1874 में साप्ताहिक था, अलीगढ़ से प्रकाशित होता था। काशी पत्रिका 1875 में साप्ताहिक काशी से प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं में एक बड़ा नाम हिंदी प्रदीप का 1877 में मासिक था, इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हो रहा था। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने PYQ इत्यादि में इसको देखा होगा। कायस्थ समाचार
1878 में मासिक था, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। आर्य मित्र 1878 में मासिक, बनारस से इसका प्रकाशन हो रहा था। उचित वक्ता का प्रकाशन 1878 में साप्ताहिक था, कलकत्ता से प्रकाशित हो रहा था। भारत सुदशा प्रवर्तक 1879 में फर्रुखाबाद से इसका प्रकाशन हो रहा था। सार सुधार निधि 1879 में साप्ताहिक था, कलकत्ता से प्रकाशित हो रहा था। क्षत्रिय पत्रिका 1880 में मासिक, बांकीपुर से इसका प्रकाशन हो रहा था। आनंद कादम्बिनी 1881 में मासिक, मिर्जापुर से इसका प्रकाशन हो रहा था। इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछा जाता है। इसके संपादक का नाम आपके दिमाग में जरूर छपा होगा। भारतेंदु, भारतेंदु का इतना प्रभाव हो गया था कि उनके जीवन काल में भारतेंदु नाम से पत्र निकला 1883 में। वृंदावन से पत्र निकला, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देवनागरी प्रचारक, देवनागरी, चूंकि उस समय भाषा और लिपि को लेकर भी आंदोलन चल रहे थे, तो देवनागरी प्रचारक नाम से पत्र निकला 1882 में। मेरठ से यह पत्र निकला। ब्राह्मण 1883 में मासिक था, कानपुर से एक पत्र निकल रहा था। इंपॉर्टेंट है, खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। काशी समाचार 1883 में साप्ताहिक था, काशी से निकल रहा था। हिंदू पत्रिका 1883 में मासिक पत्रिका, लाहौर से निकल रही थी। कान्य कुब्ज प्रकाश 1884 में लखनऊ से प्रकाशित हो रहा था। हिंदुस्तान 1885 में दैनिक था, काला कांकर से इसका प्रकाशन हो रहा था। भारतोदय 1885 में दैनिक था और कानपुर से इसका प्रकाशन हो रहा था। तो आप देख रहे हैं कि सन 1868 से लेकर 1885 के बीच में लगभग 25 पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। अगर उसमें 13 पत्र पत्रिकाओं को और जोड़ लीजिए इसके पहले की, तो संख्या आप देख रहे हैं कि 50 के कितना 38 के आसपास में हो रही। ठीक, 38 के आसपास में सन 1826 से लेकर 1885 के बीच में पत्र पत्रिकाएं निकली। इसके बाद पत्र पत्रिकाओं का जो तीसरा उत्थान काल रहा, उसको माना गया 1886 से 1900 के बीच। 1886 से 1900 इसमें कौन कौन निकले? आर्यावर्त 1887 में साप्ताहिक था, कलकत्ता से प्रकाशन हुआ। रहस्य चंद्रिका 1888 में पाक्षिक पत्रिका थी, बनारस से इसका प्रकाशन हो रहा था। हिंदी बंगवासी 1890 में प्रकाशित हुआ, साप्ताहिक था, कलकत्ता से इसका प्रकाशन हो रहा था। ज्यादातर पत्र पत्रिकाएं आप देख रहे हैं कि साप्ताहिक रही हैं, कुछ उसमें मासिक, पाक्षिक और दैनिक है। नागरी नीरद जो पत्रिका रही 1893 में प्रकाशन हुआ, साप्ताहिक थी, मिर्जापुर से इसका प्रकाशन हो रहा था। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मिर्जापुर से कम 2 पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। दोनों के संपादक एक ही हैं, आप अच्छे से जानते हैं। साहित्य सुधा निधि 1894 में मासिक थी, काशी से इसका प्रकाशन हो रहा था। श्री वेंकटेश्वर समाचार 1895 में साप्ताहिक थी, बंबई से इसका प्रकाशन हो रहा था। विद्या विनोद 1895 में मासिक, बांकीपुर से इसका प्रकाशन हो रहा था। आप देख रहे हैं बिहार का जो बांकीपुर इलाका है, यहाँ से कम 3 पत्रिकाएं अभी तक मुझे दिखाई दी हैं, तो ध्यान रखना है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 में त्रैमासिक, काशी से इसका प्रकाशन हुआ। और इसका प्रकाशन तब से हुआ यानी कि 1893 में जब नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हो गई थी, उसके 3 साल बाद ये पत्रिका निकलनी शुरू हुई काशी से, और 3 साल बाद निकली और 3-3 महीने पर निकलती थी। समस्या पूर्ति पत्रिका 1897 में बांकीपुर से इसका प्रकाशन हो रहा था। रसिक पत्रिका 1897 में साप्ताहिक थी, कानपुर से इसका प्रकाशन हो रहा था। और आप जानते हैं कि कानपुर में एक संस्था भी स्थापित की गई थी जिसको कि रसिक समाज नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं कहीं उसी से प्रभावित ये पत्रिका रही होगी। उपन्यास नाम से भी पत्रिका निकली 1898 में, मासिक थी, काशी से इसका प्रकाशन हो रहा था। पंडित पत्रिका 1898 में मासिक थी, काशी से इसका प्रकाशन हो रहा था। सरस्वती 1900 ईस्वी में मासिक थी, इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हो रहा था। तो आप देख रहे हैं कि 1886 से लेकर 1900 के बीच में कुल 13 पत्र पत्रिकाएं यहाँ पर प्रकाशित हुई।
यानी कि 25 में आप 26 जोड़ दीजिए, कुल 51 यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, किताबों में आप देखेंगे अलग अलग किताबों में जो वन लाइनर टाइप की होती हैं, अब बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का नाम दिया गया है, लेकिन अगर आप देखें मूल किताब नगेंद्र के हिसाब से, तो एग्जाम में अगर इन पत्र पत्रिकाओं को अपने दिमाग में आप रखते हैं, अगर 50 पत्र पत्रिकाओं को भी अपने दिमाग में आप रख लिए हैं और जो महत्वपूर्ण है उनको हमने पीले कलर से किया भी है, तो भी आपका कॉन्फिडेंस ठीक होना चाहिए कि हमने ठीक से पढ़ा हुआ है। ठीक, अब चूंकि पत्र पत्रिकाओं का दौर चल रहा है, तो 20वीं सदी के आरंभ से भारतीय राजनीति के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव बढ़ने लगा था। उन्होंने 1908 ईस्वी में अपने केसरी पत्र का हिंदी संस्करण हिंदी केसरी नाम से प्रकाशित करना शुरू किया। तो हिंदी केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। इसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी तिलक के समर्थक थे। हिंदी प्रदेश के तत्कालीन राजनीतिक हिंदी पत्रों को विद्यार्थी जी ने बहुत प्रभावित किया। कलकत्ता की पत्रकारिता को भी तिलक ने प्रभावित किया। अब तक आपने देखा कि ज्यादातर पत्र पत्रिकाएं कलकत्ता से हैंडल हो रही थी, ठीक है, यहाँ से हैंडल हो रही थी, और यहाँ आप देख रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक इस साइड के, दोनों अलग अलग छोर के हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो गणेश विद्यार्थी तिलक जी से प्रभावित थे, उनके समर्थक भी थे। तो भारत मित्र, मारवाड़ी बंधु और नृ सिंह, ये तीन पत्र तिलक की प्रखर राजनीति के समर्थक थे। चाहे वो भारत मित्र हो, मारवाड़ी बंधु हो, चाहे नृ सिंह करके पत्र निकला, ये तिलक की राजनीति के समर्थक थे। 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी प्रदेश में दो प्रकार की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, राजनीतिक और साहित्यिक। ठीक, दो तरीके की पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, राजनीतिक और साहित्यिक। अब कुछ पत्र पत्रिकाओं का नाम दिया गया यहाँ पर। हितवाणी सन 1904 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। रुद्रदत्त शर्मा और सखाराम गणेश देउस्कर इसके संपादक थे। नृ सिंह 1907 में साप्ताहिक थी। अंबिका प्रसाद वाजपेयी इसके संपादक थे। अभ्युदय 1907 ईस्वी में साप्ताहिक प्रयाग से प्रकाशित होता था। मदन मोहन मालवीय ने इसका संपादन किया। ये वही मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की। तो इनसे भी कई बार सवाल पूछा जाता है। और मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय नाम से केवल साप्ताहिक पत्र का संपादन ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने नागरी लिपि को लेकर भी काफी काम किया। 60,000 हस्ताक्षर उस जमाने में करवाए थे समर्थन में, जब सोशल मीडिया नहीं था, तो बड़ा काम था मदन मोहन मालवीय का। अभ्युदय नाम से उन्होंने एक पत्र संपादित किया। कर्मयोगी, आजकल आप देखते होंगे कई जगहों पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश में कर्मयोगी नाम से बहुत चीजें चल रही, ठीक है, ऐप इत्यादि भी है। तो उस जमाने में पत्रिका निकलती थी कर्मयोगी, 1909 में साप्ताहिक प्रयाग से निकलती थी। सुंदरलाल इसके संपादक थे। मर्यादा पत्रिका 1909 में मासिक थी, प्रयाग से निकलती थी। कृष्णकांत मालवीय इसके संपादक थे। प्रताप 1913 में साप्ताहिक कानपुर से निकलती थी। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे, जो कि तिलक से प्रभावित थे। तो कई बार प्रताप का पूछ लिया जाता है कि कैसी पत्रिका थी, साप्ताहिक थी, कानपुर से निकलती थी, और गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। प्रभा 1913 में मासिक पत्र, खंडवा से इसका प्रकाशन हो रहा था। कालू राम जी इसके संपादक थे। तो प्रभा नामक जो पत्रिका है, आप देख रहे हैं खंडवा मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां से इसका प्रकाशन हो रहा था। इसी समय कलकत्ता से दो दैनिक समाचार पत्र, कलकत्ता समाचार 1914 और विश्वामित्र 1918 भी प्रकाशित हुए। सरस्वती पत्रिका सन 1900 में मासिक थी, इलाहाबाद से। प्रारंभ में यानी शुरू में इसका संपादन काशी से होता था, लेकिन बाद में इलाहाबाद से होने लगा। 1903 ईस्वी में, काफी जाना माना प्रश्न है, आप सभी के एग्जाम में आता रहा है। 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक नियुक्त हुए, यानी कि संपादन भार संभाला। सुदर्शन सन 1900 ईस्वी में मासिक, काशी से इसका प्रकाशन होता था। देवकी नंदन खत्री, माधव प्रसाद मिश्र इसके संपादक थे। इंपॉर्टेंट है ये। समालोचक 1902 में प्रकाशित हुआ, मासिक था। जयपुर से इसका प्रकाशन होता था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके संपादक थे। समालोचक, ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है, अपने दिमाग में रखिए। देवनागर नाम से पत्र निकला 1907 में, मासिक, कलकत्ता से प्रकाशित होता था।
उमापति दत्त शर्मा और यशोदा नंदन अखौरी इसके संपादक थे। ठीक। इंदु पत्रिका निकली 1909 ईस्वी में, मासिक काशी से इसका प्रकाशन होता था। अंबिका प्रसाद गुप्त इसके संपादक थे। मनोरंजन 1912 ईस्वी में, मासिक शाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था। ईश्वरी प्रसाद शर्मा इसके संपादक थे। प्रभा 1913 में, मासिक खंडवा से इसका प्रकाशन होता था। जब खंडवा से इसका प्रकाशन होता था तो लगभग 4 साल जब इसका प्रकाशन हुआ, तब तक ये साहित्यिक पत्रिका थी, यानी कि साहित्य से संबंधित विषय वस्तु हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये राजनीतिक पत्रिका हो गई। पाटलिपुत्र 1914 में, मासिक पत्र पटना से प्रकाशन होता था। काशी प्रसाद जायसवाल इसके संपादक थे। तो इसको भी आप आने वाले एग्जाम के लिए ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं कि मासिक पत्रिकाओं में सरस्वती, मर्यादा, स्त्री दर्पण, चांद, प्रभा, माधुरी, सुधा, विशाल भारत, हंस आदि प्रमुख रही। सरस्वती के इस अवधि यानी जो आप देखेंगे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रकाशित अंकों में भी अधिकतर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्धारित पद्धति का ही निर्वहन हुआ। यानी 1903 से लेकर 1920 तक जो इन्होंने संपादन किया, उसमें ज्यादातर महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही चलती थी। वो जिसका आलेख चाहते थे छपता था, जिसका नहीं चाहते थे नहीं छपता था। आपने सुना भी होगा कि निराला की एक कविता को इन्होंने वापस कर दिया था, और वो सभी तथ्य आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गए। जूही की कली। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें और ध्यान में आपको रखना है कि जो मर्यादा पत्रिका थी, इसका प्रकाशन 1923 तक हुआ। इसका संपादन पहले कृष्णकांत मालवीय ने किया, फिर बाद में संपूर्णानंद ने, और कुछ समय के लिए प्रेमचंद ने किया। तो आप देख रहे हैं कि मर्यादा पत्रिका से 3 बड़े नाम यहाँ पर जुड़े हैं, कृष्णकांत मालवीय, संपूर्णानंद और प्रेमचंद। प्रिय विद्यार्थियों, आप कितना भी प्रैक्टिस सेट करके जाएंगे, अगर इस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रखेंगे कि मर्यादा से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, 3 लोगों का नाम हमने बताया, और ये तीनों ABC या क ख ग घ के हिसाब से जो भी विकल्प बनते हो, इनके लिए पर्याप्त है। और पूछा जाएगा कि मर्यादा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन नहीं है, तो इसमें किसी एक का नाम जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए प्रसाद जी का नाम जोड़ दिया गया, तो फिर आपका उत्तर प्रसाद हो जाएगा। तो कई बार देखने में आता है कि आप प्रैक्टिस सेट तो करते हैं, खूब करते हैं, कई बार आप टॉपर भी हो जाते हैं, लेकिन मन में एक चीज रहता है कि हमने तो केवल प्रैक्टिस किया है, मूल किताब तो पढ़ा ही नहीं है। अगर टेक्निकल क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर मैं कैसे करूंगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी दौर में रामेश्वरी नेहरू के संपादन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका स्त्री दर्पण का प्रकाशन हुआ। प्रयाग से इसका प्रकाशन हुआ, और यह पत्रिका नारी समस्याओं पर, यानी कि महिलाओं की रचनाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती थी। यानी कि स्त्री दर्पण में एक तरीके से महिलाओं के लिए रिजर्वेशन टाइप का था, उन्हीं का आलेख छपता था। वैसे नारी समस्या को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पत्रिका निकाली थी, बाला बोधिनी, लेकिन रामेश्वरी नेहरू ने भी एक प्रयास किया, और इनका प्रयास सराहनीय कहा जाएगा। स्त्री दर्पण नाम से इन्होंने पत्रिका निकालना शुरू किया। तो आप ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है कि स्त्री दर्पण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो रामेश्वरी नेहरू थी, और ये पत्रिका कहां से निकलती थी? प्रयाग से। चांद नाम से पत्रिका निकलती थी प्रयाग से। इसका आरंभ हुआ 1920 में साप्ताहिक पत्र के रूप में, लेकिन 1923 से जब रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश ने इसका संपादन संभाला, तो मासिक पत्रिका के रूप में ये कन्वर्ट हो गई। इसमें भी नारी विषयक समस्याओं और लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती थी। चांद नामक पत्रिका, और आप देखेंगे कि इसी में एक फांसी का अंक निकला हुआ था। ठीक है, चांद पत्रिका से काफी महत्वपूर्ण पत्रिका रही है। प्रभा नामक पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन इसके संपादक थे। ठीक, कानपुर से एक पत्रिका और प्रकाशित हो रही थी, प्रताप, जिसके संपादक थे, हमने बतलाया कि गणेश शंकर विद्यार्थी थे। प्रभा नाम से भी पत्रिका निकलती थी कानपुर से, बालकृष्ण शर्मा नवीन इसके संपादक थे। और प्रभा में ही भावों की भिड़ंत नामक वह ऐतिहासिक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें यह सिद्ध किया गया कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की
नकल है। ये भी चूंकि आप जानते हैं कि निराला के ऊपर बांग्ला का काफी प्रभाव था और ये माना जाता था कि निराला जो कविताएं लिख रहे हैं उनकी मौलिक कविताएं नहीं है बल्कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताएं। और इसको लेकर एक मुहिम चलाई गई प्रभा नामक पत्रिका में। भावों की भिड़ंत नामक एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें उल्लेख किया गया कि निराला रविन्द्रनाथ ठाकुर की नकल करते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस पत्रिका में निराला और रविन्द्रनाथ ठाकुर को लेकर एक आर्टिकल निकला, भावों की भिड़ंत। तो पत्रिका आप जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। आगे है कि माधुरी नामक पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित हो रही थी। 1922 में इसका आरंभ हुआ प्रकाशन का। इसके संपादक थे दुलारे लाल भार्गव, लेकिन वास्तविक रूप में इस पत्रिका से जो जुड़े हुए थे रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र। कुछ दिनों के लिए प्रेमचंद और शिव पूजन सहाय भी इसके संपादकीय से जुड़े हुए थे। तो माधुरी पत्रिका जिसका प्रकाशन लखनऊ से हो रहा था, इसमें आप देख रहे हैं कि कम से कम 5 लोगों का नाम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, दुलारे लाल भार्गव, रूप नारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र, प्रेमचंद और शिव पूजन सहाय। माधुरी माधुरी का आगे भी काफी रोल है। आप देखेंगे कई बार सवाल पूछा जाता है। माधुरी उन कुछ थोड़ी सी पत्रिकाओं में थी जिनसे छायावाद को समर्थन मिला था। छायावाद को लेकर आलोचकों ने, खासतौर से रामचंद्र शुक्ल इत्यादि ने इसकी आलोचना कर दी और जितने भी कवि थे उनको पलायनवादी कहा जाने लगा। लेकिन माधुरी छायावादी कवियों के साथ खड़ी रही। कई बार सवाल पूछा जाता है कि छायावादी या छायावाद का समर्थन करने वाली पत्रिका का नाम क्या है, तो तुरंत आप बताएंगे कि वो माधुरी। एक कूट बना लेंगे, एक मंत्र बनाएंगे कि छायावाद की समर्थक पत्रिका माधुरी। लेकिन आप देखेंगे वहीं पर छायावाद की आलोचना करने वाली भी पत्रिका है, आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में सुधा है। इसका भी प्रकाशन लखनऊ से हो रहा था। तो आप देख रहे हैं कि माधवी वर्सेस सुधा, दोनों के केंद्र में कौन है? छायावाद। दोनों के केंद्र में छायावाद एक समर्थक के तौर पर है और एक तरीके से खंडन कर रही है, आक्रमण कर रही है। छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में सुधा सबसे आगे थी। तो माधुरी और सुधा दोनों को बिल्कुल ध्यान में रखिए और ये ध्यान रखिए कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। केवल एक चीज को लेकर, छायावाद को लेकर, एक समर्थन में है और एक उसके विपक्ष में, विरोध में है। सुधा का बाद में संपादन भार निराला ने संभाला और फिर इसको साहित्यिक स्वरूप में बदलने का प्रयास किया। यानी कि सुधा के संपादक निराला थे। ठीक है, शुरुआती में भले कोई रहा हो, लेकिन बाद में जब ये आक्रमणकारी रुख अपनाई थी छायावादी कवियों पर, ठीक है, बाद में निराला भी इससे जुड़ गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जिस पत्रिका का हम जिक्र करेंगे उसमें हिंदी जगत का सबसे लोकप्रिय मासिक पत्र कल्याण, जिसका प्रकाशन 1925 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार का उपदेश देना। और ये पत्रिका कहां से निकलती थी? गोरखपुर से निकलती थी। जैसे आप जानते हैं ना, गीता प्रेस, कल्याण का भी संबंध कुछ वैसा ही था। ध्यान रखना कि सन 1925 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ और इसके विषय क्या थे? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार का उपदेश देना। और कई बार यह पत्रिका धार्मिक साहित्य का विशेषांक निकालती थी। जैसे बहुत सारी पत्रिकाएं थी जो साहित्यिक रूप से या राजनीतिक रूप से विशेषांकों को निकालती थी, लेकिन कल्याण उसमें बहुत अलग ढंग की पत्रिका। इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। और ऐसी पत्रिकाओं का दौर भी हो सकता है कि आप जीडीसी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी किसी में बैठने जाएं और ये सवाल पूछा जाए कि कल्याण का प्रकाशन कहां से हो रहा था, कैसी पत्रिका थी और कब से हो रहा था, और इसकी विषय वस्तु क्या थी। ये 3 चीजों को ध्यान में रखना है। विशाल भारत जो पत्र था, कलकत्ता से इसका प्रकाशन हो रहा था। 1928 में बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में ये पत्र आरंभ हुआ। बाद में इसके संपादक विभाग में कुछ समय के लिए अज्ञे ने भी काम किया। यानी विशाल भारत जिसके वजह से जाना जाता है, उसका नाम तो बनारसी दास चतुर्वेदी है, लेकिन बाद में अज्ञे भी इससे जुड़ गए। विशाल भारत में उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित होती थी। इसके कला अंक को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यानी कि पूछा जाए कि कला अंक का संबंध किस पत्र से है, तो उसका नाम है विशाल भारत, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था 1928 में। इसी में एक और तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है
जिसके तरफ हम आपका ध्यान ले जाएंगे। चतुर्वेदी जी के संपादन में विशाल भारत अपने समय का एक बहुत ही तेजस्वी और जागरूक पत्र बन गया था। छायावाद और विशेषकर निराला के संबंध में उनकी दृष्टि बहुत ही अनुदार थी। उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा देकर उन्होंने उनके विरुद्ध बड़ा भारी साहित्यिक आंदोलन खड़ा किया था। बनारसीदास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र की कथा साहित्य को घासलेटी की संज्ञा दी हुई थी, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में। खास तौर से जब मैं यूपी जीडीसी इत्यादि का कभी एग्जाम दिया करता था तो एक बार ये एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, कि घासलेटी उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी किसने कहा था और किस पत्र से उसका संबंध रहा, ठीक, और निराला के बीच में आलोचना की गई। तो इसके लिए विशाल भारत जाना जाता है, बनारसीदास चतुर्वेदी भी जाने जाते हैं। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस, जो कि बनारस से संपादित होता था 1930 ईस्वी में, तत्कालीन साहित्यिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण माध्यम बनने में समर्थ हुआ था। प्रकाशित होते ही हंस समकालीन हिंदी कथा साहित्य का प्रतिनिधि पत्र बन गया था। लेकिन प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान और अमृत राय ने हंस का संपादन किया और ये मासिक पत्र था, ठीक। तो पूछा जा सकता है कि हंस से कौन कौन लोग जुड़े हैं। एक तो प्रेमचंद हो गए, शिवदान सिंह चौहान और अमृत राय जुड़े हुए। आगे चलकर इसी हंस को दोबारा राजेंद्र यादव ने नई दिल्ली से प्रकाशन किया था इसका, ठीक। तो इसी तरीके से कहानी के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बोरियत महसूस नहीं हो रही होगी। इन सभी के अलावा आप देखेंगे तो मासिक पत्रों में आदर्श, मौजी, समन्वय, सरोज, साहित्य संदेश आदि का नाम उल्लेखनीय। आदर्श और मौजी शिवपूजन सहाय के संपादन में कलकत्ता से प्रकाशित हुए थे। इनमें हिंदू मुस्लिम एकता, नारी समस्या, राष्ट्रभाषा की समस्या आदि विषयों पर टिप्पणियां और लेख तथा निराला आदि की कविताएं प्रकाशित होती थी। आदर्श और मौजी, इसका संपादन शिवपूजन सहाय कर रहे थे। कलकत्ता से इसका प्रकाशन हो रहा था और उसकी विषय वस्तु क्या थी आपने देख लिया। समन्वय नाम का जो पत्र था इसका प्रकाशन 1922 में हुआ। रामकृष्ण मिशन के स्वामी माधवानंद के संपादन में इसका आरंभ हुआ। बाद में निराला जी भी इससे जुड़ गए। तो आप देख रहे हैं कि जहां निराला सुधा पत्रिका से जुड़े, फिर समन्वय से भी जुड़ गए, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि सरोज नामक पत्र निकला कलकत्ता से 1928 में। नवजादिक लाल श्रीवास्तव इसके संपादक थे। मुख्य रूप से साहित्यिक पत्र था और तत्कालीन प्रमुख लेखकों की अलग अलग जो भी विधाओं में रचनाएं होती थी उनको भी प्रकाशित किया जाता था। जुलाई 1937 में गुलाब राय के संपादन में साहित्य संदेश नामक पत्र प्रकाशित हुआ आगरा से। ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और ये जो पत्र था शुद्ध आलोचनात्मक पत्र था। इसमें आलोचना के दृष्टिकोण से आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होते थे। नाम ही था साहित्य संदेश। 1923 ईस्वी में मतवाला पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ और इसके जो संपादक थे महादेव प्रसाद सेठ थे शुरुआती दौर में। बाद में इससे शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव और निराला भी जुड़ गए और ऐसा माना जाता है कि हिंदी का पहला हास्य व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक पत्र था। कौन? मतवाला। मतवाला का मतलब ये कि जिसको कोई फर्क न पड़ रहा हो, एकदम मदमस्त हो। तो इसके जो शुरुआती संपादक थे महादेव प्रसाद सेठ थे। निराला का संबंध भी इससे है। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक हमने 3 ऐसे पत्र पत्रिकाओं का नाम लिया जिससे निराला का जुड़ाव है, ठीक। शिवपूजन सहाय के संपादन में प्रकाशित जागरण, जो कि बनारस से प्रकाशित होता था, साहित्यिक साप्ताहिक पत्र था। यह छायावाद का घोर पक्षधर था। आपने देखा कि एक तो माधुरी जो पत्र था वो और जागरण, ये दोनों छायावाद के क्या थे? समर्थक थे। इसी कारण इसमें छायावादी रचनाएं भी बहुत संख्या में प्रकाशित होती थी। 1932 में इसे प्रेमचंद का संरक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन 1934 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। तो प्रेमचंद आप देख रहे हैं कि हंस से भी जुड़े थे और जागरण से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। छायावाद का समर्थक इस अवधि का एक
अन्य महत्वपूर्ण पत्र था अर्ध साप्ताहिक भारत, जो कि इलाहाबाद से निकलता था। तो छायावाद के 3 समर्थक पत्रों में आपने देख लिया। माधुरी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा जागरण, इसके बाद देखा आपने भारत। ये तीनों पत्र थे जो छायावाद के समर्थक के तौर पर थे। ठीक, काफी है एबीसी विकल्प बनाने में, और एक नहीं वाला अगर आ जाए तो आराम से आप बना लेंगे। भारत जो पत्र निकलता था, इसके संपादक थे नंद दुलारे वाजपेयी, इसके संपादक थे। और ऐसा माना जाता है कि नंद दुलारे वाजपेयी जी छायावाद के विरोधियों की गिन गिन कर खबर लेते थे, मतलब एक एक की खबर लेते थे। और उन्होंने तो रामचंद्र शुक्ल को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी आलोचना की। और ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के शिष्य थे नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, निराला, पंत आदि की कविताओं के समर्थन में भी अनेक टिप्पणियां प्रकाशित की थी। हिंदी नवजीवन का प्रकाशन अहमदाबाद से सन 1921 में हुआ और इसके संपादक थे महात्मा गांधी। इसमें तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक चेतना से युक्त रचनाएं प्रकाशित होती थी। 1920 में पटना से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संपादन में जो पत्र प्रकाशित हुआ उसका नाम था देश। ध्यान रखिए कि देश नाम से 1920 में पत्र निकला, पटना से निकला, और संपादक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और ये एक राजनीतिक पत्र था। कर्मवीर नाम से पत्र जबलपुर से प्रकाशित होता था। माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे के संरक्षण संपादन में यह प्रकाशित हुआ। यह राजनीतिक के साथ साथ साहित्यिक पत्र भी था। कर्मवीर, इसका प्रकाशन जबलपुर से हो रहा था। माखनलाल चतुर्वेदी का इससे संबंध था, माधवराव सप्रे का भी इससे संबंध था। लक्ष्मी नारायण गर्दे द्वारा संपादित श्री कृष्ण संदेश नामक पत्र कलकत्ता से सन 1925 में प्रकाशित हुआ। और ये जो पत्र था राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि विषयों पर टिप्पणी और समाचारों को एकत्रित करता था। 1926 में कलकत्ता से राम गोविंद त्रिवेदी के संपादन में सेनापति नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकला। मूल रूप से राष्ट्रीयता से आधारित, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित जो रचनाएं थी इसमें प्रकाशित होती थी। इसका नाम था सेनापति। 1926 में ही मुकुंद लाल वर्मा के संपादन में हिंदू पंच नाम से एक पत्र का प्रकाशन हुआ। और इसमें तमाम अछूतोद्धार, समाज सुधार, हिंदी प्रचार आदि विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। और नवजादिक लाल श्रीवास्तव इसके संपादक थे। कहीं कहीं व्यंग्यपूर्ण, विनोदपूर्ण टिप्पणियां भी इसमें प्रकाशित होने लगी हिंदू पंच में। द्विवेदी युग में एकमात्र उल्लेखनीय दैनिक पत्र भारत मित्र था। इसके पहले आपने समाचार सुधावर्षण देखा। यहां पर अगर द्विवेदी युग की बात करें तो इस युग में दैनिक पत्र के रूप में भारत मित्र था, जिसके संपादक कौन थे? अंबिका प्रसाद वाजपेयी। सन 1919 में इसका संपादन किया, लेकिन फिर 1919 में ये अलग हो गए। बाद में लक्ष्मण नारायण गर्दे ने इसका संपादन किया। ठीक, तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट कुछ कुछ है। आप देख रहे हैं कि कई लोग पत्र पत्रिकाओं से अपने को अलग भी कर ले रहे थे। उसी में से अंबिका प्रसाद वाजपेयी भी एक रहे हैं, जो कि भारत मित्र के शुरुआती दौर में संपादक थे, जो दैनिक पत्र था। बाद में वो जब अलग हुए तो लक्ष्मण नारायण गर्दे ने उसका संपादन किया। भारत मित्र का प्रकाशन 1935 तक हुआ। यह हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र था। तो भारत मित्र जरूर आप ध्यान में रखिए। ठीक, दैनिक विश्वामित्र का प्रकाशन 1916 में आरंभ हुआ। इसके समाचारों में ताजगी और मौलिकता का समावेश रहता था। समसामयिक समस्याओं पर स्वतंत्र लेख और टिप्पणियां भी प्रकाशित होती थी। आज नामक पत्रिका भी, आज नामक अखबार एक तरीके से देखा जाए, आज अखबार जो है आप देखे होंगे इसका पेज थोड़ा बड़ा अलग ढंग का रहता है। ठीक है, पुराना दुराना टाइप का रहता है। 1920 में वाराणसी से निकला। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ दैनिक था। श्री प्रकाश, बाबूराव, विष्णुराव पड़ारकर, कमलापति त्रिपाठी, ये लोग इसके संपादक थे। लेकिन जिसके वजह से जाना जाता है वो हैं बाबूराव विष्णुराव पड़ारकर। आज दैनिक पत्र जो है वाराणसी से निकलता था। कलकत्ता समाचार
अमृतलाल चतुर्वेदी के संपादन में सन 1924 से प्रकाशित होता आ रहा है। भारत मित्र से बताया गया कि संबंध विच्छेद होने के बाद अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने 1920 में ही स्वतंत्र नाम से पत्र प्रकाशित किया, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ और 1930 तक ये प्रकाशित होता रहा और गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रों में अग्रणी पत्र था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा सकता है। क्योंकि हमने इसको पीले कलर से, काले कलर से और रेड, कितने एंगल से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। और हमारा प्रयास क्या है कि व्यूज को ना बढ़ाएं, आप अपने दिमाग को रबर की तरह बढ़ाएं और स्पेस दें कि ये भी फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाए कि स्वतंत्र नामक जो पत्र था उसके संपादक थे अंबिका प्रसाद वाजपेयी और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, उसका ये समर्थन करने वाला था। आज जो पत्र है, बनारस के संपादक यशस्वी पत्रकार बाबूराव विश्वनाथ पराड़कर ने राष्ट्रीय आंदोलन तथा समाज सुधार के प्रबल समर्थन के साथ ही पत्रकारिता के उच्च आदर्शों एवं मानदंडों की स्थापना की। मैंने पहले ही बतलाया कि आज से भले 2-3 लोगों का नाम बताया गया वहां पर, लेकिन जिसके लिए जाना जाता है वो है बाबूराव विश्व पराड़कर। ठीक, आगे बात करें तो दिल्ली में उन दिनों उग्र राष्ट्रवादी पत्र वीर अर्जुन की भी ख्याति थी। इंद्र विद्या वाचस्पति के अतिरिक्त कई अनुभवी और यशस्वी पत्रकारों का इसके साथ संबंध था। वीर अर्जुन। इसके बाद आगरा से श्री कृष्ण दत्त पालीवाल ने सैनिक नामक पत्र आरंभ किया, जो उतार चढ़ाव के बाद छपता रहा, बंद होता रहा, छपता रहा। पंजाब से भी कई पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, जिसमें हिंदी मिलाप, विश्व बंधु, शक्ति, जिसमें आप देख रहे हैं कि पंडित सुदर्शन ने हिंदी मिलाप, विश्व बंधु माधव जी और शक्ति नाम से श्री सेंगर ने संपादन किया। ठीक, दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन भी आरंभ हो चुका था और पाठक वर्ग में अपनी जगह बना लिया। बिहार के लोकप्रिय दैनिकों में आर्यावर्त का महत्वपूर्ण स्थान है, जो लोक जागृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कर्मवीर का प्रकाशन माधवराव सप्रे ने आरंभ किया, बाद में माखनलाल चतुर्वेदी ने इसको ऊंचाई प्रदान की, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। सारथी नामक साप्ताहिक पत्र भी बहुत लोकप्रिय था, जबलपुर से इसका प्रकाशन होता था, बाद में इसका प्रकाशन नागपुर से होने लगा। सारथी, पहले जबलपुर से इसका प्रकाशन हो रहा था, बाद में इसका प्रकाशन नागपुर से होने लगा। हिंदी मासिकों में सबसे विशिष्ट और याद करने लायक अगर कोई पत्र पत्रिका रही तो सरस्वती पत्रिका रही, इसको बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक, और क्यों? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको ऊंचाई प्रदान की। वीड़ा नामक पत्र का प्रकाशन हुआ इंदौर से और इससे जुड़े हुए रहे श्री शांति प्रिय द्विवेदी। विशाल भारत, जैसा कि आप जानते हैं, कलकत्ता से इसका प्रकाशन हो रहा था। इससे जुड़ने वालों में बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञे और श्री सेंगर जी भी थे। विशाल भारत छोड़ने के बाद सेंगर जी ने नया समाज 1948 में निकाला और अज्ञे जी ने प्रतीक का संपादन किया। आप देख रहे हैं कि विशाल भारत से जब लोग अलग हुए तो 2 और पत्रों का यहां पर हुआ, नया समाज और प्रतीक, 1948। माधुरी, जो पत्रिका का हमने नाम बताया था छायावाद के समर्थन में, न सिर्फ छायावाद बल्कि हिंदी कहानी की श्री वृद्धि करने में भी माधुरी पत्रिका का योगदान रहा। त्रिपथगा नाम से पत्रिका लखनऊ से निकल रही थी, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चली, बंद हो गई। अगर हम साप्ताहिक पत्रों की बात करें तो साप्ताहिक हिंदुस्तान दिल्ली से प्रकाशन होता था। धर्मयुग, जिससे धर्मवीर भारती का संबंध है, बंबई से इसका प्रकाशन होता था। दिनमान का प्रकाशन दिल्ली से। ठीक, और रविवार नाम से भी एक पत्र था। संपादक डॉक्टर भारती ने धर्मयुग को जिस सांचे में ढाला, वह हद तक प्रबुद्ध पाठक वर्ग की ओर बहुत हद तक जन सामान्य की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता रहा। लोकप्रिय पत्र समाचार साप्ताहिक हिंदुस्तान था ही, जो अपने सुधारवादी और सामाजिक दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया। दिनमान तथा रविवार हिंदी के समाचार साप्ताहिक थे। व्यंग्य साप्ताहिक में एक पत्र का नाम दिया गया, हिंदी संकर्ष वीकली नाम से पत्र प्रकाशित हुआ, जो कि व्यंग्य पर आधारित था।
इंडिया टुडे और माया लोकप्रिय पाक्षिक पत्रिका रही हैं। अभी भी आप इसको बुक स्टॉल इत्यादि पर देख लेते होंगे। मासिक पत्रों में कल्पना और अजंता भी अच्छी पत्रिकाएं थी। कल्पना का संबंध आप जानते हैं कि हैदराबाद से इसका प्रकाशन होता था। ठीक है। बाल साहित्य के अंतर्गत कुछ मासिक पत्र निकले जिसमें पराग, नंदन, स्पुतनिक लोकप्रिय रहे हैं। माध्यम नाम का एक पत्र निकला जो कि इलाहाबाद से एक अच्छी पत्रिका थी, माध्यम। तो सवाल पूछा जा सकता है कि माध्यम का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ज्ञानोदय नाम से पत्र निकला जिसको कि नया ज्ञानोदय भी कहा जाता है, वर्तमान समय में प्रकाशित भी हो रहा है। कादम्बिनी का प्रकाशन दिल्ली से हुआ। सरकारी पत्र में बात करें, पत्रिकाओं में बात करें तो आजकल पतली सी पत्रिका आप देखते हैं आता है, प्रकाशन संस्थान से इसका प्रकाशन भी होता है, जहां से आप देखते होंगे, अगर आप तैयारी किए होंगे तो इंडिया ईयर बुक आती है, वहीं से आजकल का भी प्रकाशन होता है। राज्य सरकारों ने भी अलग अलग पत्र पत्रिकाएं निकाली। कहानी से रिलेटेड भी पत्र पत्रिकाएं निकली जिसमें सारिका, जिसके संपादक थे अवध नारायण मुदगल। कहानी नाम से पत्रिका निकली, श्रीपत राय ने निकाला। कहानीकार, संचेतना, निहारिका नाम से कहानी की पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। अगर दिल्ली से हम बात करें तो दिल्ली से हंस पत्रिका का संपादन किया राजेंद्र यादव ने। गंगा पत्रिका का संपादन कमलेश्वर ने किया। ये सभी मासिक पत्रिकाएं रही हैं। त्रैमासिक पत्रिकाओं में हिंदी संसदीय हिंदी परिषद का मुख्य पत्र देवनागर रहा। ठीक है। और भाषा नामक पत्रिका का संपादन केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा अनुवाद ने कुछ हद तक पूरा किया हुआ है, यानी कि भाषा पत्रिका और अनुवाद। तो भाषा का प्रकाशन होता था केंद्रीय हिंदी निदेशालय से। शोध पत्रिकाओं में भी कई पत्रिकाएं हैं, जैसे नागरिक प्रचारणी पत्रिका वाराणसी से, हिंदी अनुशीलन इलाहाबाद से, हिंदुस्तानी इलाहाबाद से। सम्मेलन पत्रिका काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है कहां से प्रकाशित होती थी, इलाहाबाद से। आलोचना पत्रिका दिल्ली से। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी कई पत्र पत्रिकाएं निकली जिसमें विज्ञान नाम से प्रयाग से, वैज्ञानिक बंबई, किसान भारती नाम से पत्रिका निकली पंतनगर से। खेती फल फूल, कृषि चयनिका, इंजीनियर आदि पत्रिकाएं कलकत्ता से निकल रही थी। विज्ञान प्रगति दिल्ली से। आविष्कार दिल्ली से। विज्ञान परिषद की पत्रिका अनुसंधान पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हो रही थी। विज्ञान भारती, पर्यावरण दर्शन इलाहाबाद से। ये सब विज्ञान पर आधारित पत्रिकाएं थी। तो कभी कभार अगर दिन खराब हो तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है। शब्दावली आयोग से भी संबंधित कुछ पत्र पत्रिकाएं निकली जिसमें विज्ञान गरिमा सिंधु, आयुर्विज्ञान एवं परिवार नियोजन पत्रिका। ठीक है। और कानून के दृष्टिकोण से, विधि के दृष्टिकोण से पत्रिका निकली उच्चतम न्यायालय पत्रिका का उल्लेख किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने हिंदी पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक तो बताया ही, साथ में राजनीतिक, वैज्ञानिक, हर एंगल से जो पत्र पत्रिकाएं निकल रही थी सबका हमने यहाँ पर जिक्र किया। और हमने जो आधार बनाया हुआ था डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास को, और हमने पत्र पत्रिकाओं संबंधित जो अलग अलग बिखरे हुए तथ्य थे उनको एक जगह एक बैठक के दृष्टिकोण से बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप सभी के कमेंट हर बार की तरह हम इंतजार करेंगे कि अंतिम समय में भी आप लोगों ने इसको देखा, और जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको किसी न किसी विकल्प में, किसी न किसी प्रश्न में यहाँ के तथ्य दिखाई देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो हमने होमवर्क इत्यादि पूछा हुआ है, संकेतों में भी पूछा है, तो आप उसका उत्तर कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।